हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की शानदार ग्रामर की क्लास में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मॉडल्स। जी हां दोस्तों, कुछ लोग अंग्रेजी में इसे मॉडल्स बोलते हैं, कुछ लोग इसे मॉडल्स बोलते हैं। तो मॉडल्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स पढ़ाने वाला हूं, ऐसे मॉडल्स जो एग्जाम में अक्सर आते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो मॉडल्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। हम सभी को पता है कि मॉडल्स को ऑक्सिलियरी वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सिलियरी वर्ब्स कहा जाता है। यानी कि ये जो मॉडल्स होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं। सो मॉडल्स वर्क इन द फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब। जैसे किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सहायक क्रिया की आवश्यकता होती है। जैसे राम स्कूल जा रहा है तो हम बोलते हैं राम इज गोइंग टू स्कूल। तो यहां पर जो इज है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन मुझे बोलना है कि राम स्कूल जाना चाहिए, राम को स्कूल जाना चाहिए, तो वहां पर मैं मॉडल का इस्तेमाल करूंगा, राम शुड गो टू स्कूल। तो मॉडल्स जो होते हैं इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है, जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती है। इनके दो नियम आपको हमेशा याद रखने हैं। पहला नियम तो ये कि ये क्या होते हैं? हर वाक्य की सहायक क्रिया के रूप में काम करते हैं। पहला नियम क्या रखना है? सहायक क्रिया के रूप में काम करते हैं। दूसरा, मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जो मेन वर्ब होती है, जैसे गो, कम, सिट, टॉक, इनका फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आज हम पहला मॉडल देखते हैं। हमारा पहला मॉडल है मस्ट। मस्ट का इस्तेमाल आपने पहले कई बार सुना होगा। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए, हिंदी में बात करें तो मस्ट का मतलब भी जो हिंदी मीनिंग कई बार निकलता है वो क्या निकलता है? चाहिए ही निकलता है। कई बार जो है मस्ट का मतलब भी क्या निकलता है? चाहिए ही निकलता है। क्योंकि ये क्या करता है? ये उन कामों को बताता है, उन एक्शंस को बताता है जो काम होने ही चाहिए। जब आप ऐसे वाक्य को पढ़ेंगे जहां पर मस्ट का इस्तेमाल किया गया है तो आप देखेंगे कि यहां पर ऐसे वाक्यों की बात हो रही, जो सेंस निकल रहा है वो ये है कि तुम्हें यहां से जाना ही चाहिए, उसे यहां बैठना ही चाहिए, आपको मेहनत करनी ही चाहिए, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो जब कोई काम कंपल्सेशन हो, कोई किसी एक्शन में हमको कंपल्सेशन नजर आए, हमें स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन नजर आए, हमारा कोई ऐसा कर्तव्य जो कर्तव्य हमें करना ही चाहिए वो नजर आए, तो वहां पर हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। बाकी कुछ रूल्स यहां पर लिखे हुए हैं, उन रूल्स के माध्यम से हम मस्ट को समझेंगे। देखिए, व्हाट इज द फर्स्ट रूल? मस्ट का प्रयोग कंपल्शन, एक वर्ड लिखा था मैंने, बताया था कंपल्शन, बाध्यता और स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन यानी ड्यूटी की बात करता है। ठीक है? प्रबल नैतिक कर्तव्य को एक्सप्रेस करने के लिए करता है। तो आपको दो वर्ड याद रखना है, ऐसा कोई काम जो आपको करना ही पड़ेगा, एक तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन मतलब कोई स्ट्रॉन्ग ड्यूटी। तो 2 पॉइंट आप यहां पर बाहर निकाल लीजिए, नंबर 1 रूल से 2 पॉइंट बाहर निकाल लीजिए। एक तो हमें कंपल्शन वाला वर्ड बाहर निकालना है और एक वर्ड हमें बाहर निकालना है विच इज स्ट्रॉन्ग ड्यूटी। यहां पर मैं ऑब्लिगेशन ना लिखते हुए मैं क्या लिख रहा हूं? स्ट्रॉन्ग ड्यूटी, क्योंकि ड्यूटी वर्ड आपको समझ में आ जाएगा। ये दो वर्ड जो होते हैं, नॉर्मली मस्ट का इस्तेमाल इन दो कंडीशंस में किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं यहां से और हमें क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, कैंडिडेट्स मस्ट आंसर एटलीस्ट 5 आउट ऑफ दी 10 क्वेश्चंस। यहां पर कैंडिडेट को एक एडवाइस दी जा रही है कि उसे मस्ट मतलब उसे करना ही चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10, मतलब टोटल क्वेश्चन 10 है, इसमें से 5 क्वेश्चंस उन्हें अटेम्प्ट करना ही है। तो यहां पर एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग कंपल्शन है। क्या है ये? कंपल्शन है। क्या कंपल्शन है? कि कैंडिडेट्स यानी जो एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं उनको 10 में से 5 क्वेश्चंस अटेंड करने ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्स मस्ट नॉट बी पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द गेट। कार जो है यहां पर पार्क नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी जा रही कि कार को आपको गेट के सामने बिल्कुल पार्क नहीं करना चाहिए। जैसे कार पे गए ना, एक मकान बना होता है तो उसके सामने कुछ लोग क्या करते हैं, किसी के मकान के सामने भी जो है गाड़ी लगा दी। अब भाई वो निकलेगा कैसे?
तो फिर उसको एक बोर्ड लगाना पड़ता है, पार्किंग बोर्ड, कि क्या बोर्ड है, कार्स मस्ट नॉट बी पार्क्ड, मतलब जो कारें हैं वो गेट के सामने बिल्कुल ना खड़ी करें। अगला एग्जांपल देखिए, वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस। ये शुड में भी हमने देखा था, ये शुड में भी हमने देखा था कि एक व्यक्ति को अपना प्रॉमिस रखना चाहिए, मतलब प्रॉमिस को मेंटेन करना चाहिए। तो ये एग्जांपल यहां लागू नहीं होगा, इसको हटा दो, ये कंपलसेशन नहीं है। अगला, यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड। ये सही आंसर है कि आपको वैसा जरूर करना चाहिए जैसा आप बोलते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, सोल्जर्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट क्वेश्चन। सोल्जर्स को जो है अपने जो बॉस के जो है ऑर्डर्स जरूर पालन करने चाहिए विदाउट एनी क्वेश्चन, क्योंकि सिपाही हैं आप तो करने चाहिए। अब मैं आपको अपनी भाषा में मस्ट पढ़ाता हूं। देखिए अभी तक हमने किताबी भाषा में देखा, अब यहां थोड़ा सा आपको क्लेरिफाई करूंगा। मस्ट क्या है दोस्तों? मस्ट एक मॉडल है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चाहिए ही, है ना। ये आपको इच्छा हो तो याद करो, वरना कोई बात नहीं। इसकी मेन दो कंडीशंस है जिसको जो एग्जाम में आती है। एक तो स्ट्रांग ड्यूटी, मतलब कोई ऐसा काम जो हमें करना ही चाहिए, हमारी ड्यूटी में आता है। और दूसरा स्ट्रांग एडवाइस, मतलब कोई ऐसी एडवाइस जिसके लिए आप मना नहीं कर सकते हो। और तीसरा, ये प्रोहिबिशन के लिए भी काम में आता है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है कोई काम न करने की सलाह देना, प्रोहिबिशन। ये तीन कंडीशन में नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया? आप समझ में आ जाए, क्योंकि वहां पर बहुत सारा लिखा हुआ था, यहां पर क्लियर है। मस्ट मतलब चाहिए ही, तीन कंडीशंस है, स्ट्रांग ड्यूटी, स्ट्रांग एडवाइस और प्रोहिबिशन। एग्जांपल देखते हैं। स्ट्रांग ड्यूटी मतलब कर्तव्य बताना। क्या बताना? कर्तव्य, कर्तव्य, कर्तव्य। कौन सा कर्तव्य? जो करना ही हो। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। ये ऐसा कर्तव्य है जो कंपलसरी है, आप टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, तो ऐसा कार्य जो करा ही जाना चाहिए। तो वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, हमें ये काम करना ही चाहिए। जैसे हम किसी को एडवाइस देते हैं, एग्जाम्पल 2 देखते हैं, है ना। किसी को एडवाइस देते हैं, ठीक है, कोई काम करने की, जैसे यू मस्ट विजिट द डॉक्टर because your child is too ill। सेंटेंस क्या बोल रहा है? यू मस्ट विजिट द डॉक्टर बिकॉज योर चाइल्ड इज टू इल। यहां पर मस्ट लगा, यहां पर मस्ट लगा। ये सेंटेंस में कारण दिया हुआ है। जब किसी काम को करने का कारण आ जाए तब वहां पर मस्ट लगता है। अगर मैं तुम्हें नॉर्मली बोलूं कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए तो यहां पे शुड लगा दोगे, यू शुड गो टू डॉक्टर। पर मैंने कहा कि भाई तुम्हारे बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए तुम्हें डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, तो यहां पर आपने क्या लगाया? मस्ट लगाया। तो मस्ट कब लगाते हैं? जब कोई स्ट्रांग रीजन दिया होता है। क्या दिया होता है? जब कोई स्ट्रांग कारण दिया होता है। तो यू मस्ट विजिट द डॉक्टर बिकॉज योर चाइल्ड इज टू इल। अगला देखते हैं, प्रोहिबिशन वाला एग्जाम्पल देखते हैं। प्रोहिबिशन वाला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, यू मस्ट नॉट abuse on public places। क्या मतलब अब इसका भैया? कि यहां पर प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? मना करना। क्या करना? मनाही, मतलब किसी चीज पर प्रतिबंध लगा देना। जब आप किसी चीज पर प्रतिबंध लगा देंगे तो वहां पर उसे कहा जाता है प्रोहिबिशन। अब यहां पर सेंटेंस का मतलब देखिए, नेगेटिव बनाया है कि तुम्हें पब्लिक प्लेसेस पर गाली नहीं देना चाहिए। यू मस्ट नॉट अब्यूज ऑन पब्लिक प्लेसेस, मतलब लोग क्या समझते हैं कि अपना घर तो है नहीं,
क्योंकि अपने घर पर अपनी माता बहनें रहती तो लोग वहां पर तमीज से बात करते हैं, लेकिन कुछ इतने गिरे हुए लोग रहते हैं कि पब्लिक प्लेस पर उनका पर्सनल मैटर होता है लेकिन वहां पर वो गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। तो ये बड़ी शर्मनाक बात होती है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। भाई आपका घर नहीं है लेकिन किसी का तो घर है, किसी की तो माँ बेटी वहां पर होगी। सो डोंट डू दिस एट पब्लिक प्लेसेस। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो स्ट्रांग हमारी कौन कौन से ड्यूटीज है तो हमें पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, लिखूंगा नहीं, बता देता हूं कि तुम्हारी मेरी एग्जाम पास है, मुझे सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर्स रिवाइज करने ही चाहिए। माय एग्जाम इज वेरी क्लोज, आई मस्ट रिवाइज ऑल द चैप्टर्स। है ना, कंपल्शन है। अगला कौन सा स्ट्रॉन्ग एडवाइस, किसी को एडवाइस देते हैं, कैसे देते हैं, यू मस्ट पास दिस एग्जाम अदरवाइज यू हैव टू वर्क इनटू द फील्ड्स। तुम्हें ये एग्जाम पास करनी ही चाहिए ना, तुम्हें खेत में काम करना पड़ेगा। कोई काम नहीं करने के लिए बहुत बार बोलते हैं यू मस्ट नॉट ब्रेक ट्रैफिक रूल्स, तुम्हें ट्रैफिक रूल्स बिल्कुल नहीं तोड़ने चाहिए। तो कोई काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें गाली नहीं देना चाहिए, यू मस्ट नॉट अब्यूज, तुम्हें गाली नहीं देना चाहिए। एक होता है यू मस्ट नॉट स्पीड, तुम्हें यहां नहीं थूकना चाहिए। पब्लिक प्लेसेस पर लोग थूक देते हैं, समझ में आया कि नहीं आया, इस तरीके से। चलिए, तो ये मेन मैंने आपको बता दिया मोटा मोटा। अब जो कुछ बुकीज अलग अलग बुक में जो रूल्स देते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर सेकंड रूल है, मस्ट का प्रयोग फिक्स्ड डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं। जब हम कोई काम करेंगे ही, पक्का इरादा, शॉर्टकट में क्या कि कोई काम करेंगे ही, पक्का इरादा बताने के लिए, दृढ़ संकल्प बताने के लिए भी मस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, वी मस्ट गो। जैसे मान लो कि हम बहुत लेट हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अरे अब तो निकलना ही पड़ेगा, तो वी मस्ट लीव नाउ, हमें निकलना ही चाहिए। इसकी जगह पे हम ये भी बोल सकते हैं, कई बार बोलते हैं लेट हो रहे हैं, वी मस्ट लीव नाउ, अभी हमें निकलना ही चाहिए, वी मस्ट लीव नाउ। अगला सेंटेंस देखिए, आई मस्ट हैव माई मनी बैक, मुझे मेरे पैसे वापस ही चाहिए, मेरे पास मुझे पैसे वापस होने चाहिए, आई मस्ट हैव माई मनी बैक। अगला एग्जाम्पल, यू मस्ट सरेंडर योर सेल्फ टू हर फादर, यू मस्ट सरेंडर योर सेल्फ टू हर फादर, क्या बोलते हैं कि तुम्हें अपने आप को उसके पापा के सामने सरेंडर कर ही देना चाहिए। अगला, वी मस्ट फॉर्मली डील विद द एंटी सोशल एलिमेंट। देखो ये एग्जाम्पल अच्छा है, बाकी तो ये एग्जाम्पल ऐसे ही है, ये एग्जाम्पल भी काम का नहीं, ये भी, ये देखिए, वी मस्ट फॉर्मली डील विद द एंटी सोशल एलिमेंट्स। तो यहां पर भी कंपल्शन नजर आ रहा है कि हमें ऐसा करना ही चाहिए। जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उनके खिलाफ हमें ज्यादा कड़ा एक्शन लेना चाहिए। एंटी सोशल मतलब जो समाज के प्रति विद्रोह फैलाते हैं, उनके प्रति एक्शन लेना चाहिए। यू मस्ट लेंड मी, अब ये एग्जाम्पल भी ऐसा है कि तुम्हें मुझे 1000 रुपए देना ही चाहिए, तो कोई कंपल्शन नहीं है, तो छोड़ दीजिए। तो ये एग्जाम्पल सही है, बाकी दोनों तीनों एग्जाम्पल्स वैसे शूट नहीं कर रहे हैं। अगला मैंने पहले ही बता दिया है, मस्ट का प्रयोग ड्यूटी, यानी कोई ऐसी ड्यूटी जो हमें या किसी को भी करनी चाहिए। जैसे सोल्जर की ड्यूटी क्या होती है, अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। भाई जरूरी है ना, सोल्जर अपनी कंट्री के खिलाफ, कंट्री के लिए लड़ने के लिए नहीं बोल सकता है। एक सैनिक की ड्यूटी है कि वो अपनी देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए लड़े। तो यहां पर सैनिक की ड्यूटी की बात, जैसे मेरी ड्यूटी क्या है, मुझे अपने परिवार को पालना ही चाहिए, तो यहां पर मस्ट आएगा, आई मस्ट लुक आफ्टर माई फैमिली, है ना। क्या बोलना चाहिए मुझे कि एक व्यक्ति मेरा मैटर है पर्सनल, तो मुझे करना ही चाहिए, आई मस्ट लुक आफ्टर माई फैमिली, आई मस्ट लुक आफ्टर माई फैमिली, मुझे अपनी फैमिली को पालना ही चाहिए। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, टेक केयर करना। तो अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, अ जज मस्ट बी अपराइट, एक जज को तो सही डिसीजन लेना ही चाहिए, वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वो गलत हो गया तो लोग मर जाएंगे। एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी, सभी को अपना अपना कर्तव्य करना ही चाहिए। तो ये प्रकार का कर्तव्यों की बात करता है, ऐसे कर्तव्य जो हमें करना ही चाहिए। अगला नियम है सर्टेनिटी, जब हमें कोई वाक्य में ऐसा फील आए कि कोई काम होकर ही रहेगा, क्या रहेगा कि भाई कोई काम हमें निश्चित समय में खत्म ही करना चाहिए, है ना। जैसे बोलते हैं कि यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क इन 2 days, तुम्हें 2 दिन में ये होमवर्क कंप्लीट करना है, तो यहां पर कंपल्शन है, तो वहां पर हम मस्ट लगा सकते हैं। तो जब मस्ट का प्रयोग हम सर्टेनिटी, निश्चितता कंफर्म करने के लिए, निश्चितता बताने के लिए भी हम कर सकते हैं।
एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यू मस्ट फिनिश द वर्क बाय टुमारो। तुम्हें यू मस्ट फिनिश द वर्क बाय टुमारो, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें कल तक यह काम खत्म करना ही चाहिए। यू मस्ट फिनिश द वर्क, तुम्हें कल तक काम खत्म करना ही चाहिए, डेडलाइन दे दिए, करना ही चाहिए। अगला, यू मस्ट विन दिस मैच। कभी कभी सिचुएशन ऐसी बनती है कि अगर मैच नहीं जीते तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। जैसे आईपीएल एक टूर्नामेंट है, तो उसमें कुछ कंडीशंस ऐसी बनती लास्ट में कि टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। तो वी मस्ट विन द मैच, विन दिस मैच, हमें यह मैच जीतना ही चाहिए, नहीं तो बाहर हो जाएंगे। योर फादर मस्ट बी नियरली 70 नाउ। कभी कभी हम पक्का जजमेंट लगाते हैं, जैसे किसी के माथे जजमेंट लगाना है। कोई आदमी खड़ा कर दिया आपके सामने, है ना, एक आदमी आपके सामने खड़ा कर दिया है, फिर आपको पूछा जा रहा है कि बताओ भाई इसकी एज कितनी होगी, है ना, इसकी एज कितनी होगी इसकी। तो आप एक जजमेंट बताओगे कि ये ना 70 का तो होना ही चाहिए, 70 से कम तो बिल्कुल नहीं है। तो ही मस्ट बी 70, ही मस्ट बी 70। तो ये जब हम किसी एज में, किसी प्राइस में, किसी लेवल में एक पक्का जजमेंट लगाते हैं, होता तो जजमेंट है लेकिन पक्का होता है कि कंफर्म इतना, तो वहां पर भी मस्ट लगाते हैं। समझ में आया? इस तरीके से। तो अल्टीमेटली तीसरा नियम क्या बताता है, कोई कर्तव्य बताना हो। चौथा नियम क्या बताता है, कोई निश्चित काम हो उसके लिए बताता है कि कोई काम होना ही चाहिए। अब अगला हमारा आ जाता है, नॉर्मली आपको मस्ट के लिए मैं फिर बता देता हूं कि मस्ट के लिए आपको ये 3 नियम याद रखना है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे आ जाते हैं। वैसे ये सारे के सारे नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, या फिर अगर आपने हमारा ग्रामर कोर्स ज्वाइन किया है तो वहां पर सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, यूज्ड टू, इसका शाब्दिक अर्थ अगर आपको दिमाग में याद रखना है तो करता था। देखो, शाब्दिक अर्थ में इसलिए बताता हूं बिकॉज कहीं ना कहीं वी बिलोंग टू इंडिया, और इंडिया में बिलोंग करते हैं तो हमारा जो माइंडसेट बना हुआ है कई लोगों का वो हिंदी में बना हुआ है। सो दैट इज वाई हम हिंदी में जल्दी याद कर पाते हैं। कैन मतलब सकता है, शुड मतलब चाहिए, मस्ट मतलब चाहिए, यूज्ड टू मतलब करता था। ये क्या करता है, इसका जो मेन जो यूज है वो एक ही है, वो है किसी पास्ट की हैबिट को बताना, किसी पास्ट की हैबिट को बता। तो इसको समझाने के बजाय मैं आपको एक इसका मेन जो रूल है वो बता देता हूं, उसके बाद हम सारे रूल्स देख लेंगे। किसी भी टॉपिक के पहले मेन मेन रूल्स पढ़ लो। यूज्ड टू का मतलब होता था कोई काम करता था। इसका ग्रामेटिकली यूज क्या है, ये पास्ट की आदत बताता है, पास्ट की हैबिट बताता है, ठीक है। हिंदी में बोले तो भूतकाल की आदत, भूतकाल की आदत बताता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जब भी आपको यूज्ड टू का सेंटेंस बनाना हो तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। सब्जेक्ट के बाद आपको यूज्ड टू लगाना है, ये टू को कभी इससे जुदा नहीं करना, टू हमेशा साथ में आएगा। उसके बाद यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर आपको लगा देना है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां पर देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन साइकिल, बाई साइकिल नहीं आएगा, ऑन साइकिल इन माई चाइल्डहुड। तो यहां पर हमें क्लियरली हिंट मिली। क्या हिंट मिली, आपको कैसे पता चला कि यहां पर यूज्ड टू आएगा, क्योंकि यहां पर लिखा है बचपन में। तो कोई काम बचपन, अभी मैं बड़ा हो गया हूं, मैं बचपन में साइकिल से स्कूल जाया करता था। तो यहां पर लिखा हुआ है कि भाई आप थोड़ी जाते हो स्कूल, आप बचपन में जाते थे, आपकी आदत थी। तो ये मेरी क्या हो गई, पास्ट की हैबिट हो गई। इसलिए पास्ट की हैबिट की बात होगी तब आपको यहां पर लगाना है यूज्ड टू। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, देखिए क्वेश्चन करके बताइए। माय फादर डैश स्मोक माय फादर यूज्ड,
माय फादर स्मोक। अब यहां पर आपके पास ऑप्शन आ जाए, आई हैव गिवन यू 4 आंसर्स, मैंने आपको 4 ऑप्शंस दे दिए हैं दोस्तों। अब बताइए 4 ऑप्शंस में से आप क्वेश्चन में कौन सा टिक करोगे। तो आपको इतना समझ में आ जाएगा ऑप्शन देख के कि यहां मॉडल सारे दिए हुए हैं, तो कोई एक मॉडल आएगा, बट विच मॉडल विल कम हियर इन द ब्लैंक। तो आपको सेंटेंस को रीड करके जजमेंट लगाना है। सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आंसर आएगा भाई, आएगा। देखते हैं कौन सा आंसर आता है। देखिए, माय फादर आने मेरे पिताजी, खालिस्तान, स्मोक इन हिज ओल्ड एज, मतलब वो सिगरेट पीते थे कब, उनकी ओल्ड एज में। तो कहीं ना कहीं अब नहीं पीते, जो वो बूढ़े थे तब वो पीते थे, तो ये पास्ट की आदत है। क्योंकि अगर मैं यहां पर मस्ट को रख के देखूंगा तो मीनिंग क्या निकलेगा, माय फादर मस्ट स्मोक इन हिज ओल्ड एज। क्या मेरे पिता को बुढ़ापे में सिगरेट पीनी ही चाहिए? ये तो सेंस ही नहीं निकल रहा है, क्योंकि हम किसी को स्मोक करने के लिए बाध्य तो नहीं कर सकते हैं, तो मस्ट नहीं आ सकता है। मेरे पिताजी स्मोक कर सकते हैं, ये भी कोई क्वालिटी की बात थोड़ी, इट इज नॉट काबिलियत। अगर कैन लगाएंगे तो मीनिंग क्या हो जाएगा, मेरे पिताजी बुढ़ापे में सिगरेट पी सकते हैं, रॉन्ग है। माइट शायद पी सकते हैं, रॉन्ग है। अल्टीमेटली ये तो एक हैबिट है, तो आंसर शुड बी यूज्ड टू। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूज्ड टू हो जाएगा। माई फादर यूज्ड टू स्मोक इन हिज ओल्ड एज, तो ये मेन रूल है, इसी से क्वेश्चन बनता है। बाकी मैं आपको जो बताऊंगा वो बुकिश है, तो बुकिश लैंग्वेज में आप सिर्फ, बुकिश लैंग्वेज इसलिए होती है ताकि आप थोड़ा सा जजमेंट लगा पाओ कि भाई यहां से भी प्रश्न आ सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने पूरा जो है सिलेबस सिस्टमैटिक बनाया है, पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है, अभी मॉडल्स पढ़ा रहा हूं, इसके बाद टेंसेस और पैसिवाइज और फिर नरेशंस लगेंगे, तो पूरा सिलेबस बहुत वेल प्लान्ड है। हर टॉपिक के नोट्स आपको प्रोवाइड करता हूं और मास्टर डी ऐप पर भी अवेलेबल है। साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपकी काबिलियत को चेक करते हैं कि आपने कितना पढ़ा और कितना समझा, ताकि आप अपनी गलतियों को सुधार पाए। और टेस्ट में हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको क्लासेस, आपको नोट्स, प्रैक्टिस शीट्स और टेस्ट, ये सारी चीजें मास्टर डी ऐप पर अवेलेबल होगी। आप चाहो तो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करके वहां पर एक अपना जो सिलेक्शन है उसको इंश्योर कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। आने वाले टाइम में ऐसे सारे बच्चे जो आपके कांटेक्ट में हो, जिनको इंग्लिश को लेके प्रॉब्लम हो, उन्हें हमारा ऑल इन वन ग्रामर कोर्स जरूर सजेस्ट करें, क्योंकि ये सभी एग्जाम्स के लिए बनाया गया एकमात्र ग्रामर कोर्स है जो हर एग्जाम में परफेक्ट बैठता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, यूज्ड टू का प्रयोग, यूज्ड टू का प्रयोग डिसकंटिन्यूड हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। किसको? डिसकंटिन्यूड। जैसे मान लो कि आप पहले कोई आदत, पहले कोई, डिसकंटिन्यूड का मतलब क्या होता है कि अब वो आदत छूट गई है, अब उसमें निरंतरता नहीं है। डिसकंटिन्यूड आदत, डिसकंटिन्यूड हैबिट मतलब, जैसे पहले मैं क्रिकेट खेलता था लेकिन अब मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, अब मैं बैडमिंटन खेलता हूं। पहले मैं, पता है, पहले मैं साइकिल से स्कूल जाता था लेकिन अब मैं कार से स्कूल, कॉलेज जाता हूं, स्कूल जाता हूं। तो पहले कोई काम आप करते थे, अब वो आपने आदत छोड़कर अपनी आदत बदल ली है। यू हैव चेंज्ड योर हैबिट। इस सिचुएशन में भी आप किसका इस्तेमाल करेंगे? यूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। आई यूज्ड टू स्मोक, आई यूज्ड टू स्मोक सिगरेट्स, मतलब मैं सिगरेट पिया करता था, ठीक है। नाउ आई स्मोक पाइप, अब मैं पाइप पीता हूं। ये पाइप कुछ और है ना, जो बड़ा सा वो आता है, मुझे नहीं पता है, जो लंबा सा पाइप लगा हुआ आता है, और उसे क्या बोलते हैं यार, वो गड़गड़ गड़गड़ बजता है। आप कमेंट में बताइए, मुझे याद नहीं आ रहा है ना, वो लोग फूकते हैं, स्पेशली उधर मनाली जाते हैं तो सिगरेट छोटी होती है, हुक्का, हुक्का हुक्का करते हैं, है ना। तो आई यूज टू स्मोक सिगरेट, पहले मैं सिगरेट पीता था, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं हुक्का पीता हूं। तो यहां पर देखिए, पहले वाक्य में पुरानी आदत है, अभी नई आदत क्या है, अभी क्या है, पाइप से पीते हो, बढ़िया, मरना दोनों में। आई यूज टू ड्रिंक बियर, पहले मैं बियर पीता था, अब मैं शराब पीता हूं। यही तो होता है जिंदगी में, कि शुरुआत कहां से करता है इंसान? शुरुआत आदमी करता है बियर से। मैं तो पानी पी रहा हूं, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। तो पहले बियर से शुरुआत करता है और धीरे धीरे शराबी बन जाता है, और उसके बाद
किडनियां खराब हो जाती है और उठाने की डेट तय हो जाती है और फिर 11वां हो जाता है। सीक्वेंस पूरा बना हुआ है, अगर सीक्वेंस को फॉलो करना हो तो इस एग्जाम्पल को सीरियसली लो, वरना पढ़ाई के हिसाब से लो और आगे बढ़ जाओ। तो आई ही यूज्ड टू ड्रिंक बियर, पहले वह बियर पीता था, बाद में आजकल वो शराब पीता है। तो पुरानी आदत को बताने के लिए, और आदत चेंज हो गई, डिसकंटिन्यूड हैबिट को बताने के लिए हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए अगला हमारा जो मॉडल है वो है नीड। नीड का मतलब होता है कोई ऐसी जरूरत। देखो इसको मैं बताऊं उसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा, मैं अपनी भाषा में पहले समझा देता हूं चीजों को। नीड का मतलब होता है जरूरी आवश्यकता, जरूरी आवश्यकता। ऐसी कोई चीज जो हमारे जीवन को चलाने के लिए बहुत जरूरी है ना, मतलब जीवन को चलाने के लिए जरूरी है। ये टॉपिक मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि एक और वर्ड होता है वांट। वांट का मतलब होता है कोई चीज चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आई वांट योर मोबाइल, मुझे तुम्हारा मोबाइल चाहिए। हम ऐसा भी बोल सकते हैं आई नीड योर मोबाइल। लेकिन अगर हम किसी का मोबाइल सिर्फ सामान्य रूप से चलाने के लिए ले रहे हैं तो वहां पर हम बोलेंगे क्या कि मुझे तुम्हारा मोबाइल में चाहिए यार, थोड़ा देखना है, फोटोज देखना है। लेकिन अर्जेंट कॉल करना है तो क्या बोलोगे, आई नीड योर मोबाइल, आई नीड योर मोबाइल, क्योंकि अर्जेंट वर्क है, हमें पानी की जरूरत है, शरीर का हिस्सा है। आई नीड वाटर, आई वॉन्ट वाटर बोलना सही नहीं होगा, आई नीड वाटर, लेकिन आई वॉन्ट वाटर भी बोला जाता है। तो स्पोकन के दृष्टिकोण से वांट और नीड में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ग्रामर के दृष्टिकोण से ग्रामर ये बोलती है कि नीड का प्रयोग उन वर्ब्स के पहले करो, उन सेंटेंसेस में करो जहां पर कोई आवश्यकता आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो, नीड हो, कंपल्शन हो। ठीक है, जैसे हमें जीने के लिए हमें जीने के लिए खाने की जरूरत होती है। वी नीड फूड टू लीव, वी नीड फूड टू लीव। हमें हमें आगे बढ़ने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। वी नीड नॉलेज टू सर्वाइव। तो उसी प्रकार यहां पर इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है, जरूरत। समझ में आया? अब यहां पर आपको इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊं सेंटेंस का तो बहुत आसानी से बन जाता है। यहां पर नीड आता है और अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो नीड्स आता है, उसके बाद आ जाता है सीधा ऑब्जेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैंने यहां पे कहा कि मुझे पानी चाहिए तो आई नीड वाटर, लेकिन अगर उसे पानी चाहिए तो शी नीड्स वाटर। क्या आ जाएगा, शी नीड्स वाटर। क्यों? क्योंकि यहां पर टेंस भी लागू हो रहा है, क्योंकि नीड एक मेन वर्ब के रूप में भी काम आती है। तो आई नीड वाटर, मुझे पानी चाहिए, शी नीड्स वाटर, उसे पानी चाहिए। तो ये पानी क्या है, एक जरूरत वाली चीज है। उसी प्रकार एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन देखिए, अब यहां पर देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए एग्जाम में। मैं ऑप्शन हमेशा देता हूं ताकि आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। कैन में नीड और वांट, अब उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए वांट भी दे दिया है। क्या दे दिया है, वांट। अब आपको देखना है कि वी कैन फुट टू लीव, वी कैन फुट तो होता ही नहीं है, क्योंकि जितने भी मॉडल्स हैं इनके बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नीड टू हो सकता है, अगर टू होता तो लगाना पड़ता। वांट के बाद आ सकता है ऑब्जेक्ट, और नीड के बाद, इन दोनों के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है। तो यहां पर वांट कब लगाते हैं, जब कोई ऐसी इच्छा रखना हो जो हमें नहीं मिले तब भी चलेगा। लेकिन नीड मतलब मुझे अर्जेंट जरूरत है। तो वी नीड फूड टू लीव, हमें खाना चाहिए।
हमें खाने की जरूरत है, फूड चाहिए ताकि हम जी पाए। तो वापस चलते हैं यहां पर। तो अब हम नियम देखते हैं। नीड का प्रयोग आवश्यकता होना या पढ़ना, रिक्वायर होना, हैव टू के अर्थ में मेन वर्ब के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? मेन वर्ब के रूप में किया जाता है। ठीक है, सिंगुलर और प्लुरल दोनों के साथ नीड ही लगता है। चाहे आई हो तब भी नीड लगेगा, शी हो तब भी नीड लगेगा, वी हो तब भी नीड लगेगा। देखिए, ही नीड्स माई हेल्प, अगर सिंगुलर है तो नीड्स कर दो, है ना। ही नीड्स टू गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत है। ही नीड्स माई हेल्प मतलब उसे मेरी मदद की जरूरत है। आई नीड बुक, मुझे किताब की जरूरत है। यू नीड सम मनी, दे नीड टू डू दियर होमवर्क, उन्हें अपना होमवर्क करने की जरूरत है। तो जो सामान्य हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताएं होती, वहां पर भी हम नीड लगा सकते हैं। आगे हम देखें तो रूल नंबर, यहां डेयर आ गया। अब इसमें मैं इसका एक नेगेटिव आपको बता देता हूं, वो आपको जरूर काम में आएगा। नीड का जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, क्या बनाते हैं? नेगेटिव। तो नेगेटिव में देखो, सिंपल का स्ट्रक्चर तो क्या आता है? बहुत आसान है। सब्जेक्ट लगा देंगे, हम नीड या यहां पर नीड्स लगा देते हैं, प्लस यहां पर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। लेकिन जब आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तब आपको दो तरीके से बन सकता है ना। एक तो आप नीड के बाद भी लगा सकते हैं, है ना, नीड के बाद नॉट लगा दो, फिर आप यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, फिर आप ऑब्जेक्ट लगा दो। एक तो ये तरीका हो गया। या फिर आप इसको ऐसा भी नेगेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस आप यहां पर डू डस लगा दो, फिर नॉट लगा दो, फिर नीड लगा दो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, फिर ऑब्जेक्ट लगा दो। दोनों तरीके से नेगेटिव बनाया जाता है। क्योंकि नीड चूंकि एक मेन वर्ब है, इसलिए हम डूडस को भी इंट्रोड्यूस यहां पर कर सकते हैं। पहले इसके हिसाब से एक सेंटेंस बना के देखते हैं, है ना। एक सामान्य हमने सेंटेंस लिया कि आई नीड वाटर। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो इसका नेगेटिव दो तरीके से बनेगा। आई नीड नॉट वाटर, हम चाहे तो यहां पर वर्ब भी लगा सकते हैं, आई नीड नॉट ड्रिंक वाटर, ऐसा भी बना सकते हैं। और यहां पर हम डूडस से ही बना सकते हैं, आई डू नॉट नीड ड्रिंक वाटर। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, आपको ध्यान रखना। चूंकि यहां पर हमारे पास दो वर्ड होते हैं, एक होता है नीड टू, एक होता है नीड। दोनों का मतलब एक ही होता है, पर नीड टू अगर लग गया तो आपको फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो आप यहां पर आई नीड नॉट टू भी लगा सकते हैं, क्योंकि दो वर्ब के बीच में हमें टू लगाना पड़ेगा, तभी तो वर्ब आएगी। और यहां पर भी अगर वर्ब आ रही तो यहां पर भी हमें टू लगाना पड़ेगा। तो जब आप दो वर्ब लगाएंगे तो आपको टू लगाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वर्ब नहीं है, जैसे यहां पर सीधा ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये सही है, आई नीड वाटर, पर मुझे पानी पीने की जरूरत है, तो फिर आपको वहां पर वर्ब लगानी पड़ेगी, आई नीड टू ड्रिंक वाटर। समझ में आया? जैसे मैं इसको और आपको थोड़ा सा क्लेरिफाई करूं तो यहां पर आप समझ पाओगे। सिंपल अगर अकेला नीड आता है तो आपको सीधा ऑब्जेक्ट लगाना होता है, सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। जबकि अगर आपने नीड टू लगाया तो आपको यहां पर फिर वर्ब लगानी पड़ेगी, सब्जेक्ट प्लस नीड टू, फिर वर्ब लगानी ही पड़ेगी फर्स्ट फॉर्म में, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल से कंफर्म करते हैं। यहां पर सिर्फ ऑब्जेक्ट की बात होती है, वस्तु की बात होती है। जैसे आपने कहा आई नीड फूड, मुझे खाना चाहिए, लेकिन यहां पर आपको लिखना पड़ेगा खाना खाने की जरूरत है, आई नीड टू ईट फूड। इस तरीके से इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आप ऐसा बना सकते हैं, आई डोंट नीड फूड, आई डोंट नीड फूड। इसका बनाएंगे तो यहां पर आप दो तरीके से बना सकते हैं, आई नीड नॉट टू ईट फूड, ऐसा भी बना सकते हैं। और आप ऐसा भी बना सकते हैं, आई डोंट नीड टू ईट फूड, आई डोंट नीड टू ईट फूड। दोनों तरीके सही हैं, दोनों तरीके सही।
तो नीड अकेला आता है तो इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। अगर नीड के बाद टू आया तो फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। बाकी दोनों को डू डज से नॉट से, डू डज नॉट और डू डज नॉट से नेगेटिव बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, फिर डब्ल्यूएच वर्ड भी बना सकते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डेयर, डेयर का मतलब होता है, डेयर का मतलब क्या होता है? साहस होना। डेयर का मतलब क्या होता है? साहस की बात होना। ये डेयर भी जो है एक मॉडल है। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि क्या तुम में वहां जाने की ताकत है, तुम में वहां जाने का साहस है, तो इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है साहस करना या हिम्मत करना या हिम्मत होना। हिम्मत करना या हिम्मत होना, समझ में आया? साहस करना या हिम्मत होना। आगे देखते हैं। देखिए, डेयर का प्रयोग साहस करना या हिम्मत करना, टू बी करेजियस इनफ और टू डू समथिंग और टू डू हैव एम्बिडियंस के अर्थ में मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है। इसका इस्तेमाल सिंगुलर में भी कर सकते हैं और प्लूरल में भी कर सकते हैं। आगे देखिए एग्जाम्पल में इसका स्ट्रक्चर देखिए। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो आप ऐसे बना लेंगे, सब्जेक्ट प्लस डेयर या फिर डेयर्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर है तो डेयर्स लगाना है, प्लूरल है तो डेयर लगाना है। फिर यहां पर आपका सीधा आ जाएगा, है ना? अगर यहां पे टू लगा दो, अगर आपको लगाना हो तो डेयर्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। हम इसको इरेज कर देते हैं तो यहां दिक्कत कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो प्रॉपर इसको लिखेंगे। डेयर्स के बाद आप क्या करो, देखो डेयर्स कब लगेगा? जब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। तो यहां टू लगा दो तो वर्ब आसानी से आप लिख पाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ही डेयर्स टू गो देयर, उसमें वहां जाने का साहस है। ही डेयर्स टू गो देयर, उसमें वहां जाने का क्या है? साहस है। आई डेयर टू अपोज माई फादर, मुझे अपने पिताजी के विरोध में खड़े होने का साहस है। आई डेयर टू अपोज माई फादर। जब सेंटेंस का मीनिंग निकलता है कि कोई ताकत है हमारे अंदर, दे डेयर टू कम हियर, उनमें यहां आने की ताकत है। तो डेयर का मतलब क्या होता है? साहस करना। अब इसको मैं अगर आपको समझाऊं तो यहां पर ये एग्जाम में बहुत कम आता है, खाली कंफ्यूज करने के लिए आता है। डेयर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हिम्मत करना या फिर साहस होना। इसका काम होता है ऑप्शन में आके बच्चे को कंफ्यूज करना। ये एक प्रकार का मॉडल है, लेकिन ये बहुत कम एग्जाम में आता है, बहुत कम। लेकिन टू के साथ आता है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। स्ट्रक्चर में बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको पहले भी लिखवाया था कि यहां पर डेयर या फिर डेयर्स कर दो, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहां पर टू लगाना है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है? एक क्वेश्चन करते हैं। ऑप्शंस आपको आ गए इस प्रकार। ऑप्शन से कैन, मे, डेयर और मस्ट, या डेयर्स होना चाहिए। बताओ विच आंसर इज करेक्ट। तो आपको सीधा यहां पे हिंट मिल रहा है ये टू वाला। और टू जो होता है ना वो कितने मॉडल के साथ आता है? 3 मॉडल के साथ। ये जो टू है वो ऐड रहता है, एक तो यूज्ड टू के साथ, एक ऑट टू के साथ और एक डेयर के साथ। वैसे एक और होता है नीड टू के साथ, तो नीड टू के साथ भी ये रहता है, नीड के साथ। तो आप यहां पर देखो कि यहां टू आया है, मतलब ऐसा मॉडल आएगा जिसके साथ टू लगता हो। तो कैन के साथ टू लगता है क्या? नहीं। मे के साथ टू लगता है? नहीं। मस्ट के साथ टू लगता है? नहीं। लेकिन डेयर्स के साथ टू लगता है।
तो यहां पर डेयर्स भी दिया हुआ है, क्योंकि शी है तो डेयर्स है, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, डेयर्स। तो दिस वन इज राइट आंसर। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से दोस्तों हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, वी कैन मैनेज। समझ में आया? तो दोस्तों ये था हमारे आज के मॉडल्स जो मैंने आपको समझाए और आपको बहुत आसानी से समझ में आ गए। एक चीज मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा जो छूट गई है, वो है ये यूज्ड में। इसका जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नेगेटिव को हम समझ लेते हैं कि नेगेटिव में क्या चेंजेस होते हैं। देखो, हमने यूज्ड टू को एक मॉडल के रूप में पढ़ा, तो हमने देखा कि ये क्या करता है, पास्ट की हैबिट दिखाता है। लेकिन इसका सिंपल तो पढ़ा लेकिन नेगेटिव नहीं पढ़ा। अब सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। लेकिन जब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे ना तो इसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, नॉट लगाना पड़ेगा। तो यहां पर इसके बाद नॉट लगाने के बजाय एग्जाम में यू, देखो एक तो ऐसा नोट बनता है यूज्ड नॉट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। एक तो ये तरीका हुआ कि हम यूज्ड के बाद नॉट लगा दें, ठीक है। और एक तरीका क्या होता है वो भी समझ लो, कि हम डिड नॉट को इंट्रोड्यूस कर दें। यहां पर हमने लगा दिया डिड नॉट और फिर यूज को यूज टू कर दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो हमने क्या समझा कि यूज्ड को नेगेटिव करने के दो ऑप्शन है, एक ये वाला ऑप्शन, एक तो यूज्ड के बाद नॉट लगा दो, जैसे हमने कैन के बाद नॉट लगाया, मैं के बाद नॉट लगाया, और एक यूज्ड टू को डिड नॉट यूज टू कर देंगे। डिड नॉट लगाया इसलिए इसका फॉर्म क्या हो गया, यूज टू हो गया। देखिए जैसे मैं स्कूल नहीं जाया करता था, तो आई यूज्ड नॉट टू गो टू स्कूल, ये भी सही है ग्रामेटिकली, स्पोकन में सही नहीं माना जाएगा लेकिन ग्रामर में सही है। या इसका नेगेटिव बनाना हो तो आई डिड नॉट लगा दिया मैंने, और यहां पर डिड नॉट लगाया तो ये यूज्ड जो है ना, ये सिर्फ यूज टू बच जाएगा, गो टू स्कूल। हमने यहां पे ये यूज क्यों लिखा है, क्योंकि हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म किसी भी सेंटेंस में एक ही बार यूज कर सकते हैं। तो यहां पर ऑलरेडी डिड जो है वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसलिए यूज्ड एक मेन वर्ब के रूप में सेकेंड फॉर्म है। यूज मतलब उपयोग करना होता है, तो इसलिए हमने यहां पे इसको फर्स्ट फॉर्म में कर दिया। तो ये हो गया आपका V2, ये हो गया आपका V1, कंफ्यूजन खत्म। तो ध्यान रखना है कि इसका दो तरीके से नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, बनाया जाता है। समझ में आया? तो आज हमने लगभग 4 से 5 मॉडल्स पढ़े, उनके सारे रूल्स को डिस्कस किया, और आई होप कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपको क्लास मतलब लगे, किसी को भी ऐसा लगे कि क्लास स्लो है, तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। मुझे इतना ही धीमा पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि सभी बच्चों को समझ में आना बहुत जरूरी है। और अगर किसी को लगे कि सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो हमारे मास्टर स्टडी ऐप पर स्लो करने का ऑप्शन भी है। आप वीडियो को क्लिक करेंगे तो वहां से स्पीड बढ़ भी सकती है, स्पीड घट भी सकती है, लेकिन टीचर को अपनी स्पीड में पढ़ाना होता है। तो किसी को स्पीड ज्यादा लगे तो स्लो कर लो, स्लो लगे तो फास्ट कर लो। आपके हाथ में साइंस की दुनिया में सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है साथियों, तो जो आज की क्लास थी आई होप आपको जरूर समझ में आई होगी। बाकी ये हमारे जो कोर्सेज हैं वो आप कोर्सेज चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सपर्ट बैड स्पोकन इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना सीखना हो तो आप कर सकते हैं। वोकैबुलरी बैच ज्वाइन जरूर कर लीजिए। ठीक है, ग्रामर की क्लास में क्या होता है, इंग्लिश ग्रामर में दो चीजें बहुत जरूरी होती है। अगर आप अपनी इंग्लिश ग्रामर को अच्छी करना चाहते हो तो आपको पहले तो बेसिक कंसेप्ट्स को समझना पड़ेगा। अब हर बुक में हर तरीके से नियम दिए हैं, लेकिन हमें अपने नोट्स बनाने चाहिए, और नोट्स बनाकर जैसे हम मॉडल्स पढ़ रहे हैं तो कैन के कितने रूल्स होते हैं, सारे रूल्स एक जगह लिख लो ताकि कोई बाहर नहीं जाए, क्योंकि कुछ बुक्स में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ में कुछ कमियां होती है, कुछ में कुछ कमियां होती है। तो हमने क्या किया, जो सिलेबस बनाया इसमें सारे नियमों को एकत्रित किया है। एक टॉपिक के कैन के सारे रूल्स क्या होते हैं यहां बताए गए। आपको फिर बाद में जब अगला मॉडल पढ़ाएंगे तो फिर कैन की बात नहीं करेंगे, अगले मॉडल की बात करेंगे। ऐसा तो एक टॉपिक के हजारों रूल्स हो सकते हैं। इंग्लिश महासागर है, ऐसा नहीं कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक, और कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए हमें हर टॉपिक को जब हम डीप में डिटेल में पढ़ेंगे तो उसकी बात ही अलग होगी। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली क्वेश्चंस की, हम कम से कम एक टॉपिक के 400 से 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। जैसे मॉडल्स हैं
तो 400-500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो हर बुक में, तो फिर कोई सा भी क्वेश्चन आएगा वो आप आसानी से कर जाओगे, क्योंकि आपने उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से अटेंड किया है। ठीक है साथियों, तो मेहनत करते रहें, पॉजिटिव रहें और गिव अप ना करें, और अंग्रेजी को बहुत ज्यादा कठिन ना करें, है ना। बहुत ज्यादा ये ना सोचे कि बहुत कठिन है, इट्स इजी। आई ऑल्सो कम फ्रॉम हिंदी मीडियम, बट आई एम टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट मोर देन 10 years एंड आई हैव ऑल्सो क्वालिफाइड मेनी एग्जाम्स। मैं ग्रेड 1 में इंग्लिश लिटरेचर से मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया है, पोस्टेड भी हूँ, ठीक है, पोस्टेड भी हूँ मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो कोई कठिन नहीं है। इफ आई कैन डू यू ऑल्सो कैन डू। तो मैंने बैंकिंग एग्जाम्स क्वालिफाई की है, पुलिस एग्जाम्स क्वालिफाई की है, लंबी रेस जीत कर आए यहाँ पर, तभी आपको ज्ञान दे रहे हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है एग्जाम्स देने का, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। देयर इज ओनली वन वे, वन की, इट इज हार्ड वर्क एंड प्लानिंग, हार्ड वर्क विथ प्लानिंग। अगर सही प्लानिंग से अगर आप तैयारी करोगे, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओगे, प्रॉपर प्लान बनाओगे, तो कोई भी एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं, नौकरी ले सकते हैं, टॉप कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो कोर्स हमने बनाया है, ये हमने ऐसा डिजाइन किया है कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे 10th 12th के हिसाब से भी मैं पढ़ा रहा हूँ, साथ में जितनी भी बड़ी से बड़ी एग्जाम होती सारा कवर अप कर रहा हूँ। एक दो बार आप देखोगे तो आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।